हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ट्यूब। इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चंस को, सवालों को चैप्टर उत्सर्जन तंत्र के ऊपर, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, मानव उत्सर्जन तंत्र के ऊपर हम लोग सारे महत्वपूर्ण सवालों को करने वाले हैं जो भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो ये आपके आने वाले हर उस एग्जाम के लिए यूजफुल है, इम्पॉर्टेंट है वीडियो, जिनमें जनरल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य विज्ञान से सवाल पूछे जाते हैं। सारे के सारे सवाल जो है वो वन लाइनर के फॉर्म में है, वन लाइनर के फॉर्म में है। लेकिन अगर आप चाहते हो इसी चैप्टर को एमसीक्यू के फॉर्म में देखना, साथ में थ्योरी हो और डिटेल एक्सप्लेनेशन हो, तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। एनसीईआरटी सीरीज के अंदर मैंने ये चैप्टर करवाया हुआ है, उत्सर्जन तंत्र, ये मानव उत्सर्जन तंत्र है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर है। ये देख लो, 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो है और टोटल इसमें मैंने 90 सवाल करवाए हुए हैं। 90+ क्वेश्चंस मैंने इसमें करवाए हुए हैं, थ्योरी के साथ है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर सवाल का। तो अगर आप चाहते हो एकदम से डिटेल में पढ़ना तो आप इस वाले वीडियो को देख सकते हो। यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है, वहाँ सर्च मारना है एक्सक्रीटरी सिस्टम, साथ में चैनल का नाम जोड़ देना है स्टडी ट्यूब एजुकेशन, तो आपको ये वाला वीडियो मिल जाएगा। उसके बाद आप थ्योरी, एमसीक्यू और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ हर एक सवाल को देख सकते हो। और जो भी सवाल इसमें मैंने करवाए हुए हैं, अगर आप उसका पीडीएफ चाहते हो तो आपको ये वाला पीडीएफ बाई करना होगा। अगर आप इस पीडीएफ को बाई करते हो तो ये सारे चैप्टर्स आपको मिलेंगे। ये बाइलिंगुअल है और आपको मिलेगा इसमें एमसीक्यू और साथ में आंसर की मिलेगा, सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। और ये बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको ये, मतलब पीडीएफ के अंदर सवाल हिंदी में भी होंगे और इंग्लिश में भी होंगे, दोनों में होंगे। और ये सारे चैप्टर्स जो है इनमें शामिल है। टोटल 3100 से ज़्यादा सवाल है। हर एक सवाल का सलूशन आपको चैनल पर मिल जाएगा चैप्टर वाइज। जिस सीक्वेंस में आपको चैप्टर के अंदर सवाल मिलेंगे उसी सीक्वेंस में आपको वीडियो के अंदर सॉल्यूशन मिलेगा हर चैप्टर के अंदर। तो ये सारे चैप्टर्स अगर आप वीडियो ग्रुप में देखना चाहते हो तो एनसीईआरटी प्लेलिस्ट मिलेगा चैनल के ऊपर, आप जाकर के देख सकते हो। जो भी इस पीडीएफ में सवाल है वो सारे आपको वीडियो में भी मिल जाएंगे। जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में 90 सवाल है, तो यहाँ देखो ये चैप्टर है एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सारे 90 सवाल आपको इसमें मिल जाएंगे। तो इसमें ना, इस पीडीएफ के अंदर आपको केवल एमसीक्यू मिलेगा, एमसीक्यूज प्लस आंसर की मिलेगा। ये मत समझना कि इसमें एक्सप्लेनेशन होगा, थ्योरी होगा, थ्योरी नहीं होगा। थ्योरी केवल, एक्सप्लेनेशन केवल वीडियो के अंदर, पीडीएफ के अंदर केवल सवाल और साथ में आंसर की। अब बढ़ते हैं आज के वीडियो में और करते हैं उत्सर्जन तंत्र चैप्टर से सवाल। जीवों के शरीर में विभिन्न उपापचयी प्रक्रियाओं द्वारा बने हानिकारक नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ को बाहर निकालना क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उससे जो भी नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसे बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। मानवों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ क्या है? मानवों में मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है यूरिया। होने के और भी बहुत सारे पदार्थ हो सकते हैं, लेकिन मेनली हमारे लिए जो हानिकारक है वो यूरिया है, इसीलिए मुख्य उत्सर्जी पदार्थ यूरिया है। मनुष्य यूरियोटेलिक है। यूरियोटेलिक कहने का मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी पदार्थ है वो है यूरिया, इसीलिए हम लोग क्या है, यूरियोटेलिक है। हम लोग अपने उत्सर्जन तंत्र से क्या करते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं। तो जो मनुष्य है वो यूरियोटेलिक है। जो भी यूरियोटेलिक जानवर होते हैं उनमें उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मानव उत्सर्जन तंत्र में कितने अंग शामिल है? टोटल 6 अंग शामिल है। 1 जोड़ी वृक्क यानी 2 किडनीज है यहाँ पर, 1 और 2। उसके बाद 2 मूत्र नली, 1 2, टोटल 4 हो गए यहाँ पर। 1 मूत्राशय जिसमें मूत्र इकट्ठा होता है, और फिर लास्ट में है यूरेथ्रा। तो 1 जोड़ी वृक्क, 1 जोड़ी मूत्र नलिका, 1 मूत्राशय तथा 1 मूत्रमार्ग, टोटल 6 अंग शामिल है। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जी अंग कौन है? इन सब में मुख्य उत्सर्जी अंग है वृक्क यानी कि किडनी। किडनी में ही क्या होता है, ब्लड फिल्टर होता है किडनी में। तो मुख्य उत्सर्जी जो अंग है हमारे बॉडी के अंदर वो किडनी है। जो किडनी है वो होती है बीन शेप्ड, ठीक है, बीन शेप्ड यानी कि सेम के बीज की आकृति जैसी होती है किडनी। वयस्कों में प्रत्येक वृक्क का औसत भार कितना होता है? एक एडल्ट के अंदर हर एक किडनी का औसत भार, एवरेज वेट कितना होता है? 120 से 170 ग्राम, ये रेंज है। किडनी से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? नेफ्रोलॉजी कहा जाता है। वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? वृक्क के बाहरी भाग को, देखो 2 भाग होते हैं। अगर वृक्क को आप काटते हो तो 2 भाग मिलते हैं। सबसे बाहर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्टेक्स। तो ये है कॉर्टेक्स, ये जो पूरा पार्ट है ये है कॉर्टेक्स।
यहाँ देखो लिखा हुआ रीनल कॉर्टेक्स। रीनल कॉर्टेक्स, रीनल हम बोलते हैं किडनी को लेकर के, जब भी किडनी का बात आएगा वहाँ पर रीनल लिखा होगा। तो रीनल कॉर्टेक्स ये बाहर वाला भाग है। उसके बाद ये जो पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है अंदर का, हम इसे बोलते हैं मेडुला। यहाँ लिखा हुआ है रीनल मेडुला। तो वृक्क के बाहरी भाग को क्या कहा जाता है? कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर वाले भाग को मेडुला कहा जाता है। वृक्क या उत्सर्जन तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है नेफ्रॉन को। नेफ्रॉन बोले तो वृक्काणु हिंदी में। मनुष्य के प्रत्येक वृक्क में लगभग कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? मनुष्य के एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट मिलकर क्या कहलाते हैं? जो बोमन संपुट है यानी कि बोमन्स कैप्सूल है, ये नेफ्रॉन का ही पार्ट है। यहाँ पे इस पिक्चर में देखो, ये जो येलो कलर का पार्ट दिखलाया गया है, ये इतना पार्ट, इसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये है बोमन्स कैप्सूल। साथ में यहाँ पर आप रेड कलर से देख रहे हो ना, ये है गुच्छा, केशिकाओं का गुच्छा, यानी कि ये एक पूरा गुच्छा है कैपिलरीज का। आर्टरी, वेन, कैपिलरी, ये सब आपने पढ़ा होगा, धमनी, शीरा, केशिका। तो ये केशिकाओं का क्या है? गुच्छा है। तो इसी गुच्छे को हम लोग ग्लोमेरुलस बोलते हैं। ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट, बोमन्स कैप्सूल मिल करके एक साथ कहलाते हैं मेल्पिगियन बॉडी, मेल्पिगी काई हिंदी में। मेल्पिगियन बॉडी बोल दो या फिर मेल्पिगी काई। तो मेल्पिगी काई के अंदर ग्लोमेरुलस और बोमेन संपुट ये दोनों आते हैं। नेफ्रॉन के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? एक तो है बोमन्स कैप्सूल यानी कि बोमन संपुट, दूसरा है हैनली की लूप। यहाँ जो आप लूप देख रहे हो, ये है हैनली की लूप। इतना पार्ट को हम बोलते हैं हैनली की लूप। समीपस्थ संवलित नलिका, शॉर्ट में बोलते हैं पीसीटी। ये जो आप कॉइल्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर देख रहे हो, इसे बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी फुल फॉर्म होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। उसके बाद ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर को बोलते हैं डीसीटी। डीसीटी दूरस्थ संवलित नलिका, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। तो ये सारे पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के जो आपको ध्यान में रखने होंगे। बर्तनी स्तंभ किसका भाग है? देखो ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, ये जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है, और मेडुला के अंदर देखो ये जो पिरामिड है, तो हर दो पिरामिड के बीच में क्या होता है? कॉर्टेक्स वाला भाग एंटर कर जाता है, ऐसे कॉलम के रूप में एंटर कर जाता है। जो पिरामिड है वो है मेडुला वाले रीजन में, जो पिरामिड है वो है मेडुला वाले रीजन में, और पिरामिड्स के बीच में कॉर्टेक्स के कुछ भाग जो है एंटर कर जाते हैं। इसी को बोलते हैं बर्तिनी स्तंभ, अंग्रेजी में कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। कॉलम ऑफ बर्टिनी, जो यहाँ पर रीनल कॉलम लिखा हुआ है, इसी को कॉलम ऑफ बर्टिनी बोलते हैं। बर्टिनी स्तंभ बोल दो या फिर बर्तिनी स्तंभ बोल दो। किसका भाग है? तो वृक्क का भाग है। क्या होता है? तो ये मेडुलरी रीजन में जो पिरामिड होते हैं किडनी के अंदर, उसके बीच में कॉर्टेक्स का कॉलम होता है, कॉर्टेक्स वाले भाग का कॉलम होता है, स्तंभ होता है। यूरिया चक्र या ऑर्निथिन चक्र कहाँ पर संपन्न होता है? यूरिया चक्र के अंदर यूरिया का निर्माण होता है। यूरिया चक्र के अंदर क्या होता है? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड मिलकर के यूरिया बनाता है। बेसिकली यहाँ पर जो टॉक्सिक अमोनिया है उसको यूरिया में कन्वर्ट किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवा करके। इसी को यूरिया चक्र बोलते हैं। कहाँ पर होता है? तो यकृत कोशिका में, लिवर सेल्स में। पुरुषों में मूत्र और वीर्य के लिए सामान्य मार्ग कौन सा है? तो पुरुष के अंदर जिस रास्ते से मूत्र का उत्सर्जन होता है उसी रास्ते से वीर्य भी बाहर आता है। वो जो रास्ता है उसे हम मूत्र मार्ग बोलते हैं, अंग्रेजी में यूरेथ्रा बोलते हैं। एमिनो हरण यानी कि डी एमिनेशन, डी एमिनेशन यानी कि जो एमिनो ग्रुप होता है उससे क्या करना है? हटा देना है, निकाल देना है। यहाँ देखो यह है एक अमीनो एसिड, बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है अमीनो एसिड के अंदर, एक कार्बोक्सिल ग्रुप, एक अमीनो ग्रुप, एक हाइड्रोजन, और ये है आर। यही क्या है? चेंज होगा बार बार, कोई ऑर्गेनिक ग्रुप होगा यहाँ पर जो बार बार चेंज होगा, और अमीनो एसिड का नाम भी बदल जाएगा। इसी के चेंज होने से अमीनो एसिड का नाम चेंज होगा, क्योंकि ये सारे जो पार्ट है ना, ये अमीनो ग्रुप, ये कार्बोक्सिल ग्रुप, ये सारे तो रहेंगे ही हर अमीनो एसिड में। ये चेंज होगा, नाम चेंज हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो एक अमीनो एसिड यहाँ पर दिखलाया गया है, यहाँ पर भी देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, अमीनो ग्रुप है, यहाँ पर हाइड्रोजन है। ये जो आर है इसके स्थान पर देखो ये है ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक अम्ल। तो डी एमिनेशन के अंदर क्या होता है? ये जो अमीनो ग्रुप है इसको निकाल दिया जाता है। यहाँ से क्या होगा? इस अमीनो ग्रुप को निकाल दिया जाएगा, इस अमीनो ग्रुप को निकाल दिया गया। उसके बाद क्या होगा? ये एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके या फिर बोल दो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनिया का निर्माण कर लेगा। इसे बोलते हैं डी एमिनेशन। यकृत कोशिकाओं के अंदर ही ये होता है, और फिर इसी अमोनिया से यूरिया
बनेगा यूरिया साइकिल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके। तो अमीनो हरण का मतलब अमीनो ग्रुप का हरण कर लेना है, उसको अमीनो एसिड से अलग कर देना है और फिर वो एक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके या फिर बोल दो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर यूरिया साइकिल के अंदर वो अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यूरिया साइकिल और डीएमिनेशन ये दोनों ही जो है प्रक्रिया ये यकृत कोशिकाओं के अंदर ही होते हैं। अब स्तनियों में अमोनिया का निर्माण किस अमीनो अम्ल के अमीनो हरण द्वारा होता है? तो ये है ग्लूटामिक एसिड। जैसे हम लोगों के बॉडी के अंदर जो ये अमोनिया का निर्माण होता है किस अमीनो एसिड के अमीनो हरण से होता है? तो ग्लूटामिक एसिड आपको याद रखना है, एक विकल्प में दिख जाएगा। अगर इस तरह से सवाल आए तो ग्लूटामिक एसिड आपका आंसर होगा। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपको ध्यान में रखना है। CO के दोनों तरफ NH2 लगा दो, इसी फॉर्म में आप याद रखो NH2CO NH2। साथ में इसका मॉलिक्यूलर मास भी ध्यान में रखिए 60 होता है। यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60 होता है, ये आप रट करके रखें अच्छे से, वैसे आप निकाल भी सकते हो। वृक्क द्वारा प्रतिदिन कितने रक्त का निस्पंदन किया जाता है? मतलब किडनी के द्वारा, हमारे दोनों किडनी के द्वारा पर डे कितने ब्लड को फिल्टर किया जाता है? निस्पंदन यानी कि फिल्टर किया जाता है 180 लीटर, लगभग 180 लीटर ब्लड को फिल्टर किया जाता है हमारे दोनों किडनीज के द्वारा पर डे। और जब ब्लड फिल्टर होता है तो यूरिन बनता है, तब जाकर के यूरिन बनता है। और यूरिन बनता कितना है, मतलब कितना यूरिन हम लोग उत्सर्जित करते हैं पर डे? एवरेज 1 से 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर। तो देखो 180 लीटर ब्लड फिल्टर हुआ, लेकिन यूरिन बना कितना? 1 से 1.5 लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि फिल्टर होने के बाद में 99% चीज़ों का ना वापस से हमारे बॉडी में ही अवशोषण हो जाता है। तभी तो 180 लीटर ब्लड फिल्टर होता है लेकिन यूरिन बनता है 1 से 1.5 लीटर। मतलब 99% चीज़ें जो है वापस से हमारे बॉडी में ही रीएब्जॉर्ब हो जाते हैं, पुनः अवशोषित हो जाते हैं। एक वयस्क प्रतिदिन कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? 1 से 1.5 लीटर। एक वयस्क प्रतिदिन कितना यूरिया उत्सर्जित करता है? 25 से 30 ग्राम, याद रखिएगा। मूत्र का हल्का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? ये होता है यूरोक्रोम के कारण। मूत्र का pH कितना होता है? मूत्र जो है ये स्लाइटली एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक होता है, pH लगभग 6 होता है। ये रेंज आपको ध्यान में रखना है। मूत्र की तीक्ष्ण गंध किसकी उपस्थिति के कारण होती है? मूत्र की तीक्ष्ण गंध जो होती है, जो बहुत ही हार्ड, बहुत ही पंजेंट, बहुत ही खराब जो स्मेल होती है, वो अमोनिया के कारण। जो फ्रेश यूरिन होता है इसका स्मेल उतना खराब नहीं होता है, लेकिन इसी यूरिन में जो यूरिया है वो कन्वर्ट हो जाएगा अमोनिया में। देखो यूरिया साइकिल के अंदर क्या हुआ था? अमोनिया यूरिया में कन्वर्ट हुआ था, लेकिन मूत्र उत्सर्जन के बाद क्या होगा? इसी यूरिया को कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं और इसके कारण जो है बहुत ही खराब स्मेल आती है। तो अमोनिया के कारण तीक्ष्ण गंध होती है मूत्र की। उस असामान्य स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें रक्त में सामान्य से अधिक यूरिया की मात्रा हो जाती है? अगर ब्लड में नॉर्मल से ज़्यादा अगर यूरिया हो जाए तो उस केस को हम लोग बोलते हैं यूरेमिया। हीमोडायलिसिस मशीन का उपयोग क्यों किया जाता है? हीमोडायलिसिस, जो ये डायलिसिस मशीन है ना, इसी को हम लोग आर्टिफिशियल किडनी भी बोलते हैं। यह एक कृत्रिम वृक्क है जिसका उपयोग रक्त निस्पंदन के लिए किया जाता है। ये जो हीमोडायलिसिस मशीन है इसका काम होता है सेम टू सेम किडनी के जैसे। किडनी का जो काम होता है वही काम ये हीमोडायलिसिस मशीन करता है। किडनी का काम भी होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना, ब्लड को फिल्टर करना, ब्लड में जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालना, खास करके यूरिया को बाहर निकालना। हीमोडायलिसिस मशीन का भी वही काम है। तो जिस व्यक्ति के बॉडी में किडनी फेल हो जाए उस व्यक्ति को हीमोडायलिसिस करवाना पड़ता है। अब डिपेंड करता है कि जो भी किडनी है उसके बॉडी के अंदर उसका क्या कंडीशन है। अगर बहुत ही बुरा कंडीशन है तो व्यक्ति को डेली बेसिस पे क्या होगा कि हीमोडायलिसिस करवाना पड़ेगा। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि किडनी जो है वो किस कंडीशन में है। ऐसा भी हो सकता है कि वीक में एक बार करना पड़े, हो सकता है डेली भी करना पड़े, महीने में एक बार करना पड़े। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि जो किडनी है वो किस कंडीशन में है। लेकिन व्यक्ति बचना चाहता है इन सारी चीज़ों से, हीमोडायलिसिस से, क्योंकि हीमोडायलिसिस करवाने में टाइम भी लगता है, 4 घंटे 5 घंटे टाइम लगता है, 4 घंटे 5 घंटे हॉस्पिटल में जाकर के देना होगा। इन सारी चीज़ों से व्यक्ति बचना चाहता है। अगर उनके पास पैसा है तो करवा सकते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट करने से क्या होगा? बार बार हीमोडायलिसिस नहीं करवाना पड़ेगा। ये महंगा भी होता है, डायलिसिस करवाना महंगा भी होता है, साथ में टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो किडनी ट्रांसप्लांट, यहाँ देखो ये दोनों किडनियाँ खराब हो चुकी है, तो यहाँ पर देखो एक नई किडनी लगाई गई है।
तो इसी को बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। जो पुरानी किडनियां होती है उसको जनरली क्या है कि बॉडी में रहने दिया जाता है, अगर इनमें कोई इन्फेक्शन ना हो तो बॉडी में ज़्यादातर केस में क्या है कि ऐसे ही छोड़ दिया जाता है और इसके जस्ट नीचे नई किडनी लगा दी जाती है। तो किडनी फेल्यूर को दूर करने का एक अंतिम उपाय है किडनी ट्रांसप्लांट। मस्तिष्क मृत्यु से डैश घंटे के अंदर हुआ वृक्क प्रत्यारोपण ही सफल रहता है। ब्रेन डेथ के 48 घंटे के अंदर ही, जैसे एक व्यक्ति है वो ब्रेन डेथ कर चुका है, मतलब व्यक्ति जो है मर चुका है, मरने के बाद उसकी किडनी को 48 घंटे के अंदर ही प्लांट कर दिया जाए तो इससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है। अगर व्यक्ति जो मरा है उसकी किडनी में किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो तो मरने के 48 घंटे के बाद उस किडनी को किसी दूसरे व्यक्ति के बॉडी में प्लांट कर दिया जाए तो बेस्ट रिजल्ट मिलता है, अगर ये 48 घंटे के अंदर ही हो जाता है तो। वृक्क में पथरी किसके कारण बनते हैं? किडनी में स्टोन होना, जिसे हम रीनल कैल्कुलाई बोलते हैं, ये कैल्शियम ऑक्जेलेट के कारण होता है। मूत्र का मुख्य संघटक क्या है, कंपोजिशन क्या है? तो यूरिन में 96% जल होता है, 2% सॉल्ट, 2% यूरिया, 0.3% यूरिक अम्ल, ये सारे लगभग में है, ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। वृक्क की उत्सर्जन इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। क्रेब हैंसलेट चक्र का अन्य नाम क्या है? जो ऑर्निथिन चक्र है, यूरिया चक्र है, जिसमें यूरिया का निर्माण होता है यकृत कोशिका के अंदर, लिवर सेल के अंदर, उसी को हम लोग क्रेब हैंसलेट चक्र भी बोलते हैं, क्रेब हैंसलेट साइकिल भी बोलते हैं। मनुष्य में सहायक उत्सर्जी अंग कौन से हैं? देखो, एक तो किडनी है ही जो मेन है, इसका काम ही होता है उत्सर्जन का। सहायक अंग जैसे त्वचा है, यकृत है, लीवर, फेफड़े, लंग्स है, ये सब क्या है? हेल्पिंग ऑर्गन है एक्सक्रीशन में, ये सब हेल्प करते हैं, मतलब थोड़ा बहुत मात्रा में ये भी क्या करते हैं? उत्सर्जन करते हैं। इनका मेन काम उत्सर्जन नहीं है। जो मुख्य उत्सर्जी अंग है वो है किडनी हमारे बॉडी के अंदर। ये जो त्वचा है, यकृत है, फेफड़े हैं, इनका मेन काम उत्सर्जन का नहीं है, लेकिन हाँ उत्सर्जन ये भी करते हैं थोड़ी बहुत मात्रा में, तो इसीलिए हम बोलते हैं सहायक उत्सर्जी अंग इन तीनों को। हीमोग्लोबिन के टूटने से बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन और यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र का रंग पीला होता है। का निर्माण कहाँ होता है? लिवर में होता है। ये जो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन है, ये जो मल हम त्याग करते हैं, इसके साथ बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन ये बाहर आते हैं, तो मल का जो पीला रंग होता है ये बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन के कारण होता है, और मूत्र का पीला रंग यूरोक्रोम के कारण होता है। ये सारे बनते हैं हीमोग्लोबिन के टूटने से। त्वचा में उपस्थित कौन सी ग्रंथि पसीने का स्राव करती है? पसीने में पानी होता है, तो पानी का जो बाहर आना है पसीने के द्वारा, ये भी क्या है? उत्सर्जन है। पानी जो है हमारे बॉडी में वो भी क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है, तो पसीने के रूप में वो बाहर आ रहा है, तो वो भी क्या है? एक उत्सर्जी पदार्थ है, और ये उत्सर्जन त्वचा से हो रहा है। इसीलिए बोलते हैं कि त्वचा जो है ये एक सहायक उत्सर्जी अंग है। हालांकि त्वचा का मेन काम उत्सर्जन नहीं है, उसका मेन काम है प्रोटेक्शन। तो श्वेत ग्रंथि, त्वचा में जो श्वेत ग्रंथि है उसी का काम है पसीने का स्राव करना। पसीने का मुख्य घटक क्या है? 98% वाटर है और सोडियम क्लोराइड। ये दो आपको कम से कम ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन सा सॉल्ट होता है, तो सोडियम क्लोराइड। साथ में कुछ मात्रा में यूरिया भी होता है और लैक्टिक अम्ल भी हो सकता है। पसीने का मुख्य कार्य क्या है? पसीने का जब वाष्पीकरण होता है तो आपने फील किया होगा कि आपको ठंडक महसूस होती है। पसीने के वाष्पीकरण से आपको ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण द्वारा शरीर को ठंडा रखना, या फिर विकल्प में आपको दिया जा सकता है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना, तो ये दोनों आप ध्यान में रखें। सीबम किसका स्राव है? सीबम स्राव है त्वचा में जो ऑयल ग्लैंड्स हैं। आप जानते होंगे कि हमारे स्किन में स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है, तो जो ऑयल ग्लैंड का स्राव है ना, उसी को हम लोग सीबम बोलते हैं। स्वेट ग्लैंड के स्राव को हम लोग पसीना बोलते हैं, स्वेट बोलते हैं। ऐसे ही जो तैल ग्रंथि है इसके स्राव को हम लोग सीबम बोलते हैं। सीबम का मुख्य घटक क्या है? तो मोम यानी कि वैक्स जो कि लिपिड है, एस्टिडोल और कुछ फैटी एसिड, ये सारे होते हैं। फेफड़ों द्वारा किसका उत्सर्जन किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? मेटाबॉलिक वेस्ट है, वो पापचयी प्रक्रिया द्वारा बना हुआ वर्ज्य पदार्थ है। नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ नहीं है, लेकिन हाँ वर्ज्य पदार्थ है, वो पापचयी वर्ज्य पदार्थ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सारे भी क्या है? जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर के रूप में बाहर आते हैं फेफड़ों के द्वारा, तो इसीलिए हम फेफड़ा को भी क्या बोलते हैं? सहायक उत्सर्जी अंग। कृत्रिम वृक्क यानी कि आर्टिफिशियल किडनी किस सिद्धांत पर कार्य करती है? डायलिसिस के सिद्धांत पर कार्य करती है। हीमोडायलिसिस मशीन आपने देखा था। मानव शरीर में कौन सा अंग जल संतुलन के लिए जिम्मेवार है? यह है किडनी। क्रिएटिनाइन सामान्यतः किसमें पाया जाता है? क्रिएटिनाइन ये भी एक नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है। जैसे यूरिया नाइट्रोजनीकरण वर्ज्य पदार्थ है, ऐसे ही क्रिएटिनाइन ये सारे भी वर्ज्य पदार्थ हैं। तो ये मूत्र में क्रिएटिनाइन जो है ये मूत्र में पाया जाता है सामान्यतः।
रुधिर का शुद्धिकरण शरीर के किस भाग में होता है? किडनी के द्वारा होता है। ब्लड का प्यूरिफिकेशन, ब्लड के अंदर जो भी टॉक्सिक नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बाहर निकालने का काम किडनी के द्वारा होता है। तो ब्लड का प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण वृक्क के द्वारा होता है। ग्लाइकोसूरिया विकार क्या है? ग्लाइकोसूरिया में क्या होगा? जनरली क्या होता है कि यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज नहीं दिखेगा। जनरली क्या होता है, अगर आप हेल्दी है, कोई दिक्कत नहीं है, तो यूरिन के अंदर क्या होगा कि ग्लूकोज नहीं दिखेगा, ग्लूकोज डिटेक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल हाई है, यानी कि शुगर ज़्यादा है, जैसे एक डायबिटीज़ पेशेंट के अंदर ब्लड शुगर हाई होता है, वैसे केस में क्या होगा, मूत्र में ग्लूकोज डिटेक्ट होने लग जाएगा, यूरिन में ग्लूकोज दिखने लग जाएगा। और ऐसा होता है जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं, मधुमेह के जो मरीज होते हैं, उनके यूरिन में ग्लूकोज देखा जाता है। तो इस केस को हम ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। मतलब डायबिटिक पेशेंट के अंदर ग्लाइकोसूरिया जो है ये देखने को मिलता ही है। कीटोनूरिया क्या है? कीटोन्यूरिया यानी कि मूत्र में कीटोन बॉडी की उपस्थिति, ग्लूकोज की उपस्थिति मूत्र में ग्लाइकोसूरिया, कीटोन बॉडी की उपस्थिति कीटोन्यूरिया। तो ये थे 45 क्वेश्चंस। हर एक सवाल जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यही सारे सवाल होते हैं जो इस चैप्टर से बार बार पूछे जाते हैं। तो आप इन सारे सवालों को ध्यान में रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।